नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानियों के क्रम में कोशिका घटवार कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है शेखर जोशी। तो जो बच्चे यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की कक्षा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कोशिका घटवार कहानी जो है लगी हुई है। तो चलिए पाठ विषय वस्तु महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आज संपूर्ण कहानी को पढ़ेंगे। कैसे आपको कहानी पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, और मैं ये बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य इससे ज्यादा नहीं है। जो महत्वपूर्ण तथ्य कहानी के दृष्टिकोण से बनते हैं वो सब जो है आपको एक ही निचोड़ कह सकते हैं, सारे निचोड़ जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानी में कोशिका घटवार कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक कौन है? शेखर जोशी। तो आपको पता ही होगा कि आपकी यूनिट 7 में 21 कहानियां जो है लगी हुई हैं। तो 21 कहानियों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके, आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो करके आप मेरे संग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहां से आप 21 कहानियों का जो पीडीएफ है, संपूर्ण कहानियों का पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले हम कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रकाशन वर्ष 1957, यानी आपकी कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1957 में आपकी कहानी प्रकाशित हुई थी। और हैदराबाद से कल्पना पत्रिका के जनवरी 1957 ईस्वी के अंक में शेखर जोशी की कहानी कोशिका घटवार प्रकाशित हुई। ठीक है, तो 1957 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कल्पना नामक पत्रिका में ये कहानी जो है प्रकाशित हुई थी। और कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो हैदराबाद से ये जो है निकलती थी कल्पना पत्रिका। और जनवरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी 1957 ईस्वी के अंक में। ठीक है, तो याद रखिएगा जनवरी अंक में जो है जनवरी अंक में जो पत्रिका निकलने वाली थी, उसी पत्रिका में जो है कोशिका घटवार कहानी जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, संग्रह। ठीक है, तो किस कहानी संग्रह में जो है कोशिका घटवार कहानी संकलित है? तो संग्रह का नाम भी जो है आपका जो कहानी है कोशिका घटवार, उसी के नाम से संग्रह का भी नाम है कोशिका घटवार, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। ठीक है, 1958 में जो है कोशिका घटवार कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट है कि इस कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित है। तो टोटल देखिए 10 कहानियां जो है आपके कहानी संग्रह कोशिका घटवार में संकलित है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बने हैं। जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, यानी कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको याद करना है, उसके साथ साथ कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है, ये आपको तो याद करना ही करना है। और कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं, इसे भी आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बने हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, और पीवाईक्यू से हम सीखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले दिनों में बन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कहानी संग्रह में कौन कौन सी 10 कहानियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है दाच्यू, उत्साह, कवि प्रिया, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, किंग क्रोमी जनार्दन, कोशिका घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दीदी, बदबू। ये 10 कहानी जो है आपके कोशिका घटवार कहानी संग्रह में संकलित है, और ये आपको याद कर लेना है। ये देखिए, ये जो आपका कोशिका घटवार कहानी संग्रह है उसके कुछ पेजेस जो है मैं यहाँ पे इस स्लाइड में ऐड की हुई हूँ। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आ रहे हैं, जिसे आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये कोशिका घटवार शेखर जोशी, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी ये कहानी संग्रह? तो नया साहित्य प्रकाशन इलाहाबाद। ठीक है, नया साहित्य प्रकाशन इलाहाबाद से जो है ये कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हुई थी, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कॉपीराइट शेखर जोशी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम संस्करण जुलाई 1958। ठीक है, हम कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष तो याद कर लेते हैं 1958, लेकिन ये कब प्रकाशित हुई थी? 1958 तो प्रकाशित हुई थी, लेकिन कब? तो जुलाई में, है ना, जुलाई में जो है ये प्रकाशित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, कुछ तथ्य मिले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आजकल एनटीए पूछता है ना। और यहाँ देख सकते हैं प्रकाशक नया साहित्य प्रकाशन, और ये इलाहाबाद में है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 10 की 10 कहानियाँ जो हैं लगी हुई हैं। ठीक है, 10 की 10 कहानियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, जो मैं इसके पहले बता ही दी हूँ। और कोशिका घटवार जो है इसका क्रम भी आप याद कर सकते हैं। ये 6 नंबर पे कहानी लगी हुई है। ठीक है, कोशिका घटवार जो है कितने नंबर पे लगी हुई है? तो 6 नंबर पे जो है ये कहानी लगी हुई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के दृष्टिकोण से इसके कुछ प्रमुख
और भी चीज़ें उस पर बात कर लेते हैं, देखते हैं। तो सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मण के प्रेम की अद्भुत कहानी है। पहाड़ का परिवेश दिखाया गया है इस कहानी में। फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति की तकनीकी का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख भी किया गया है। मिहल व दारिम के दारिम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कैसी कहानी है? तो ये कहानी जो है एक फौजी और उसकी प्रेमिका लक्ष्मा जिनका जो है विवाह नहीं हो पाता, और इस अधूरे प्रेम की अद्भुत कहानी जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ पात्रों को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पात्रों में तो महत्वपूर्ण पात्रों में जो है सबसे पहले गुसाई और लक्ष्मा ही आएंगे। ये कहानी का नायक है और ये कहानी की जो है लक्ष्मा नायिका है ना। गुसाई कौन है? तो गुसाई देखिए पूर्व सैनिक है। ठीक है, कोशी के किनारे घट यानी गेहूं पीसने की व्यवस्था कर रखा है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसे ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में ये भर्ती होता है। कौन भर्ती होता है? गुसाई भर्ती होता है। किशन सिंह सिपाही है, ठीक है, गुसाई के साथ का ही। उससे पता चलता है कि लक्ष्मा का विवाह राम सिंह यानी रमुआ से जो है होता है। इसका पता जो है किशन सिंह से चलता है गुसाई को। ठीक है, लक्ष्मा कौन है? गुसाई की प्रेमिका है, वर्तमान में जो है विधवा है, एक पुत्र की माँ है, मायके में रहती है, स्वाभिमानी स्त्री है। ठीक है, तो मुख्य पात्र में आपको 2 ही पात्र याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुसाई और लक्ष्मा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी का एक सारांश देख लेते हैं, जिससे एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी और कहानी जो है आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी का सारांश। ठीक है, तो कोसी का घटवार कहानी में गुसाई और लक्ष्मा के उदात्त प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। गुसाई और लक्ष्मा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गुसाई अनाथ है और फौज में नौकरी करता है। ठीक है, गुसाई क्या है? अनाथ है और फौज में वो नौकरी करता है। लक्ष्मा का पिता यह सोचकर कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम, वह लक्ष्मा की शादी अन्य लड़के के साथ कर देता है। एक बच्चा होने के बाद लक्ष्मा विधवा हो जाती है और उसे मैके आकर रहना पड़ता है। पिता का निधन होने के बाद चाचा भतीजे सोचते हैं कि लक्ष्मा अपना हक मांगेगी, लेकिन लक्ष्मा कहती है कि मुझे पिताजी के हिस्से का कुछ नहीं चाहिए। उधर 15 साल फौज में नौकरी करने के पश्चात गुसाई गांव में आकर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गेहूं पीसने का घट यानी पंचक्की यानी जिसको हम आटा चक्की कहते हैं लगाता है। एक दिन चक्की पीसने आई हुई लक्ष्मा के साथ गुसाई की मुलाकात होती है। दोनों में वार्तालाप होता है। गुसाई भी अविवाहित है, अकेलेपन से पीड़ित है। वह चाहकर भी विधवा लक्ष्मा के साथ विवाह नहीं कर पाता, क्योंकि समाज की मान्यता उसे ऐसा करने नहीं देती। कहानी में दोनों के अकेलेपन की पीड़ा को भी व्यक्त किया गया है। तो उम्मीद है आपको कहानी का सारांश समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कोशी का घटवार कहानी को हम पढ़ेंगे, लेकिन कहानी को पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं। मैं जिस भी कहानी को पढ़ाती हूँ, कहानी को पढ़ाने से पहले मैं बताती हूँ कि आप जिस भी कहानी को पढ़ रहे हैं उसकी कहानी की शुरुआत किन पंक्तियों के साथ हो रही है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पीवाईक्यू में बने हैं और पीवाईक्यू से ये हम सीखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको जो है याद कर लेना है कि कहानी की शुरुआत किन पंक्तियों के साथ हो रही है, क्योंकि हम कहानी का प्रकाशन वर्ष याद करते हैं, कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है उसे याद करते हैं, और किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी, वो संग्रह कब प्रकाशित हुआ था और उस संग्रह में कितनी कहानियां हैं, इसे तो याद करना ही है। और एक चीज और ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में कि कहानी की शुरुआत किन पंक्तियों के साथ हो रही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आप याद कर लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है उसे पहले ही मैं मार्क करती हूँ। ठीक है, तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। अभी खप्पड़ में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पड़ में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पड़ में झाँक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतने देर में कितनी पिसान हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खम्भे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला,
सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेत की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियां सूख जा रही हैं। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट। इंपॉर्टेंट है, कहाँ है तो कोसी के किनारे है जो है गुसाई का घट है। पर इसकी भी चाल ऐसी कि लट्टू घोड़ी की चाल को मात देती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूखे का जिक्र किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथनी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथनी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटने तक मोड़कर गुसाई पानी में गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट्ट की गुल की ओर मोड़ दिया गया। किनारे की मिट्टी घास लेकर अपने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घाट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पड़ में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था, वह उठकर बाहर आया। दूसरे रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, है हो यहाँ, लंबर देर में आएगा। एक दिन का पिसान अभी जमा है। दो दिन माफ कीजिएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। तो यहाँ और एक पात्र आया है, गौण पात्र, उसका नाम क्या है, उमेद सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस तरह के जो गौण पात्र आएंगे वो मैं कहानी में ही बताते चले जाऊंगा, उसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे। ठीक है, पूछता है वो गुसाई से। गुसाई होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चिल्लाता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। ठीक है, यानी उमेद सिंह के यहाँ चले जाओ, वो कहता है गुसाई। वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिल्लम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। ठीक है, तो देखिए ये मिहल के पेड़ के यहाँ पे जिक्र किया गया है, इंपॉर्टेंट है। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पड़ से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिचर छिचर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पात्रों के बीच में टकने टकने पत्थर भी अपना सर उठाकर आकाश को निहार रहे थे। दोहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर का साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट को के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भींगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सिलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में
बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट के बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उससे है नहीं भूली जाती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कौन सी बात याद कर रहा है, इसी पैंट के खातिर, क्योंकि जब आगे उसका जिक्र है कि इसी पैंट के लिए जो है, वो पैंट जब देखता है कि वो हवलदार जो है धर्म सिंह पहन के आते हैं, तो उन्हीं को देखकर ये प्रेरित होता है और कहता है इसी कारण जो है ये भी फौज में भर्ती होता है। ठीक है गुसाई, देखिए आगे क्या है कहानी। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। कौन आया था? हवलदार धर्म सिंह। इंपॉर्टेंट है। हाँ, किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी धर्म सिंह के पैंट को देखकर जो है फौज में भर्ती होने का फैसला लेता है ये गुसाई। ठीक है, तो ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री में धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध है, पर उस बार की छुट्टियों की बात। ठीक है, फिर वो पिछली बातों को याद करने लगता है गुसाई। कौन सी बात? वो छुट्टी वाली बात, जब वो छुट्टी आया था गांव में। ठीक है, कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। ठीक है, सर पर क्रॉस खुसरी के क्रैप्स वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया। ठीक है, तो चीड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोट एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को ठिकाने के लिए। खूब याद है आंगन का। ठीक है, तो वो अपनी पिछली बातों को क्या कर रहा है? याद कर रहा है। तो वो कौन से महीने में छुट्टी में आया था? तो बैसाख में। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और बन भी रहे हैं, इसलिए आप कहानी को हल्के में मत लीजिएगा, कहानी को अच्छे से पढ़िएगा इसी तरह से। ठीक है, तो जब वो याद कर रहा है कि जब वो बैसाख में जब घर आया था तो इतने लोग उसके घर में जमा हो गए थे कि कहीं बैठने का ठिकाना नहीं था। ठसाठस जो लोग हैं उसके घर में भरे हुए थे। ठीक है, गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंख उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह नहीं थी। ठीक है, वो वहाँ नहीं थी। ठीक है, नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। ठीक है, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। ठीक है, तो और एक कौन पात्र आए? नरसिंह प्रधान। ठीक है, जो नरसिंह प्रधान थे उनका जिक्र आया है, तो उनका नाम क्या था? नरसिंह, जो प्रधान थे गाँव के। ठीक है, उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी उसकी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी का गपशप के लोभ में। ठीक है, एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते वह देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था, गांव की सीमा से बहुत दूर, काफल के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफल का पेड़ आया है। ठीक है, काफल के पेड़ के नीचे घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने? याद नहीं पड़ता, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निसार लेकर उसे ब्याहने आया था।
जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें, हम लक्ष्मा के बाप ने कहा था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात किसने कहा था, ठीक है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं था गुसाई के, ना ही कोई भाई बहन थे, ना ही माँ बाप थे, कोई नहीं था, ये जो है कह सकते हैं अनाथ था, है ना। तो ये बात किसने कही थी, तो लक्ष्मा के बाप ने ही कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने ढेर तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के एक सिपाही किशन सिंह, ठीक है, तो गुसाई के यूनिट का एक सिपाही कौन था, किशन सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एक बात और आया से आप नोट कर लीजिएगा। किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। 10 साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की ही है, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। तो लक्ष्मा का विवाह हो गया था राम सिंह के साथ। ये बात किससे उसको पता चला था, ठीक है, गांव में देखिए हम लोग सब कहते हैं ना कि जिसका नाम होता है उसके संग कुछ भी लगा दिया, जैसे राम सिंह उसका नाम था तो उसे लोग रमुआ कह के पुकारते थे, ठीक है। तो राम सिंह के साथ विवाह हुआ था किसका, लक्ष्मा का, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये बात जो है किससे पता चलता है कि राम सिंह का विवाह लक्ष्मा के साथ हो गया था, तो गुसाई के यूनिट के सिपाही किशन सिंह जो है उनसे पता चला था, ठीक है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन, हमेशा आधा पैक लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथियों की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वह सोचता है, वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदान में चले गए हैं, गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक, ठीक है। तो जब उसे पता चलता है गुसाई को कि उसका विवाह उसकी जो प्रेमिका लक्ष्मा है उसका विवाह जो है राम सिंह के साथ हो गया है, और वो बहुत ही दुखी होता है कि लक्ष्मा जो है मुझसे कसम खाई थी कि वह विवाह जो है जैसा वो कहेगा, जब कहेगा वो उसी से विवाह करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो चीज़ जब ये पता चलता है उसको ये बात, तब से वो गांव जाना बंद कर देता है, और वो क्या करता है, तो जब भी उसको जो है जितने दिन नौकरी रहती है उसके बाद जितनी छुट्टी मिलती है वो वॉलंटरी ट्रांसफ़र का जो है काम करता है, लेकिन वो गाँव नहीं जाता, ठीक है। और वो कितने दिन तक गाँव नहीं जाता, 15 साल तक, लगातार 15 साल से वो जो है गाँव नहीं गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कितने साल तक जो है वो इस तरह के क्वेश्चन अगर मतलब इस तरह के जो अगर पंक्तियाँ बनती हैं और इस तरह के कुछ दिए होते हैं, जैसे नंबर टाइप के, या 15 साल हो गए, या समय दे दिया गया आपकी कहानी में, या किसी का उम्र दे दिया गया, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो लगातार 15 साल तक वो गाँव नहीं जाता, है ना। पिछले बैसाख में ही वह गाँव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पनचक्की के खटपट और मिहल की छाया में ठंडी चिल्लम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की
पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ चुकी थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैली को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैली में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिचर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर एक संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है, सुनाई दिया। ठीक है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़ों में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तभी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियाँ किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्य का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई के उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही कीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कहा। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। इस झिझक एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई ने अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वर को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। ठीक है, यानी इतनी देर से जो चीज़ें चल रही थी, जो औरत आई उससे पूछी, फिर वो जाने लगी, ये जो भी सब चला, वो स्त्री कौन थी? तो वो स्त्री कौन थी? लक्ष्मा थी। ठीक है। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया। स्त्री ने यह आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। ठीक है। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि मायके में जो है उसे लक्ष्मा कहकर पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यही थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छाह में चल गया। ठीक है, तो बार बार देखिए मिहल के पेड़ का जिक्र हो रहा है। ठीक है, इससे पहले भी हुआ था। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के एक ओर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया
में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीट करके गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी दाड़िम के पेड़ का जिक्र है। यही दो पेड़ों का जिक्र जो इस कहानी में, पूरी कहानी में हुई है। ठीक है। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी ऐसी होकर भी जैसे उसके निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबत मिलता। अजाज संतति के प्रति दिए हुए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मण की ओर देखे इससे पूर्व उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे। लक्ष्मण मायके का भाई, मतलब लक्ष्मण को तो गुसाई पहचान जाता है, लेकिन लक्ष्मण जो है नहीं पहचान पाती। ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, गुसाई के अंतर में घुमरती आंधी को रोककर यह प्रश्न कितने संयत स्वर में किया, जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मण के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मण ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल पलावित होकर बहने लगी तो लक्ष्मण को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मण क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। ठीक है। यहाँ पिछले साल पलटन से लौट आया था। वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। गुसाई ने पूछा, बाल बच्चे ठीक है? ठीक है। तो दोनों फिर अब एक दूसरे को पहचान जाते हैं। आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही अपने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मण उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को पुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मण के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में उसकी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मण के शरीर की ओर गया। उसके गले में चिरेऊ यानी सुहाग चिन्ह नहीं था। इतनी देर से वो लक्ष्मण के शरीर पर ध्यान नहीं देता, फिर देखता है तो उसके शरीर पर सुहाग चिन्ह नहीं होता। ठीक है। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मण से भेंट हो जाने पर वह सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। यानी बहुत दिनों से जो बातें वो रखा हुआ था अपने मन में, गुसाई वो सोचता था कि जब भी लक्ष्मण मिलेगी वो सारी बातें जो है उससे कहेगा, लेकिन इस अवस्था में देखकर लक्ष्मण से वो सारी बातें वो नहीं कहता। वो उसे कहता है कि सब बातों को वो भूल गया जिन्हें वो क्या करना चाहता था, लक्ष्मण से कहना चाहता था। वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूति पूर्व दृष्टि पाकर लक्ष्मण आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया, उसके लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यानी लक्ष्मण जो कहती है कि उसके पति की मृत्यु के बाद फिर जेठ जेठानी से पीछा छुड़वा के कैसे भी वो आती है, माँ की बीमारी में आई थी, लेकिन क्या होता है, माँ भी अब चल बसी और एक बेटा है जो उसको कहती है अभागा। ठीक है। उसके होने के जब वो है इसलिए मैं हूँ, नहीं तो मैं कब का मर जाती, ऐसा कहती है लक्ष्मण। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा
बनकर नहीं रहूंगी, है ना। यानी लक्ष्मा जो है थोड़ी स्वाभिमानी टाइप की होती है, वो अपने पिता की ही जायदाद को कहती है कि मैं नहीं लूंगी, अगर मुझे कुछ काम भी करना पड़े उससे मैं गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं किसी का आँख का कांटा नहीं बनूंगी, ठीक है। यानी उसके चाचा चाची जो है वो भी जो है काका काकी वो भी उसे चाहते हैं कि लक्ष्मा यहाँ से चली जाए। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि को उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष के पीठ टिकार लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया, पर उसे लगा उस लक्ष्मा के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढंकी ढालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीन में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी। लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो दोनों बजने वाले अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। ऊपर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाँव में, कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने हाथ से उठ गया अपने स्थान से उठ गया, माफ कीजिएगा। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे बैठ गया। अपनी अजूली से भर भरकर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर गया। चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पूड़ियाँ में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाते हुए देखती रही। सड़क किनारे एक दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया। वापस लौटने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा। इंपॉर्टेंट है, कितने साल का बच्चा? 6-7 साल का बच्चा। ये किसका बच्चा होता है? ये लक्ष्मा का बच्चा होता है। लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। जब वो दूध लौट कर देखता है तो 6-7 वर्ष का बच्चा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लक्ष्मा का जो बेटा है, कहानी के अनुसार उसकी उम्र जो है कितनी है, तो उसकी उम्र कितनी है? 6-7 वर्ष, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुंच गया है, वह कहती है गुसाई से। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रही, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई ने फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक एल्युमिनियम मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थर से बने बंढेंग चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेज से घूम रहे थे।
तो लक्ष्मा जो है उसके लिए रोटी और चाय भी बना देती है। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकला। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तन को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथ को धो रही थी। यानी लक्ष्मा जो है वो रोटी और चाय उसके लिए बना कर रखती है और फिर हाथ धोती है। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा, वह दोनों हाथ में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई की ओर देखे जा रहा था। लक्ष्मा के आग्रह के स्वर में कहा लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अंधकार हो। ना ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट कर दी। यो ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां? घर में। बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें फेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से वह मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उसने स्वीकार करने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी मां की ओर देख लेता था। जैसे हम लोग भी बचपन में किसी रिश्तेदार के घर जाते थे, अगर उन्होंने उन्होंने तो कह दिया कि आप खाओ, लेकिन हम फिर भी क्या होता था कि मम्मियों की तरफ देखते थे कि वो क्या कह रही है ना, यानी हम माँ की ओर देखते ही हैं। वही यहाँ पे ये जो था ये चल रहा था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, हाँ कर लीजिएगा। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने को संकोच करता रहा तो लक्ष्मा ने उसे रख दिया। मर अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा, ऐसे हमारी मम्मियाँ भी कहती थी। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथ में दिया। भरी भरी आंखों से वह अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते हुए गुसाई ने जैसे एक तनाव को कम करने की कोशिश की और मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जियां होती तो बेचारा एक आधी और रोटी खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसा ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ में अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब में एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले। मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। ठीक है, लेकिन लक्ष्मा तो स्वाभिमानी है, वो कहती है, नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़ी कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई ने लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की बात क्या? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी का काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रखे, भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घर के खप्पड़ की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हर बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वर और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था।
रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई। घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर बैठे पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन को 2-2.5 सेर के करीब आटा निकाल कर लक्ष्मण के आटे में डाल दिया। अब गुसाई सोचता है कि इस तरह से सहायता नहीं ले रही है लक्ष्मण, तो वो क्या करता है कि अपने आटे में से निकालकर वो जल्दी जल्दी उसके अनाज की गठरी में जो है, टीन में जो अपने टीन से आटे निकालकर डाल देता है। और संतोष में एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत में सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले एक बार लक्ष्मण के निकट गया। किसान पीस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक खड़ा हो गया। मन की बात कहने से जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर बोला लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना, है ना। क्योंकि लक्ष्मण जो है गंगनाथ के ही कसम खाती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी ऐसा, लेकिन उसकी शादी जो है राम सिंह के साथ हो जाती है। वही यहाँ पर कहता है गुसाई की तो तुम जाके गंगनाथ से जाकर माफ़ी मांग लेना। हो सकता है ये जो अवस्था है उसी कसम का ही फल है, ठीक है। तो वही सब कहते हुए वो कहता है कि भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पुत्र परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ी की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीमे धीमे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधते देखता रहा। घर के अंदर काट की चिड़ियां अब भी टिक टिक आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्बंद। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी कहानी के इतिहास में उसने कहा था कि बात शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी कोशी का घटवार अपनी तरह की अलग और विशेष प्रेम की कहानी है। और अगर कहानी आपको अच्छा लगे, आज की कक्षा अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा।